ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, ये आपका न्यू टॉपिक है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। जरूरी नहीं है कि हम नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ओके, ये जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सारे रिजर्व्स का जो पैसा है वो किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है और उसका हमारे अकाउंट्स में क्या इफेक्ट आता है, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं। इस टाइप के सम्स में, ट्रांसफर टू रिजर्व वाले सम्स में दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले, व्हेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एंड दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसके बाद वाला क्वेश्चन है एग्जांपल 25, वो भी मैंने यहाँ पे इमेज वगैरह डाली दी है। व्हेन अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड टू ट्रांसफर इनटू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व। मतलब दो टाइप्स हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में या तो बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करो, एंड दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, दूसरी सिचुएशन में आपको बोल सकते हैं कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर करो। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैलकुलेशन जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी बात रही इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स में इतना कुछ टिपिकल नहीं है। इफेक्ट्स में इतना कुछ टिपिकल नहीं है क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करना बहुत सिंपल है। मैं पता नहीं हजार बार बता चुका हूँ, जितने भी अमाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट साइड पे आते हैं। ठीक है, सैलरी टू कमीशन, बोनस टू कमीशन, पार्टनर्स का एक तरीके से इंटरेस्ट वगैरह, जो भी है सब कुछ यहाँ पे आता है डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही चीज आती है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड जो एक डेबिट साइड पे अमाउंट आती है, एक और एक्स्ट्रा अमाउंट आती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो पार्टनर्स के प्रॉफिट में से कटता है, मतलब वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डेबिट होता है। अब सम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट स्लैश लॉस रेशियो इक्वल्स टू 7:3, मतलब 7/10, 3/10। फिर लिखा हुआ है कैपिटल्स अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टूड एट एक्स 5 लाख एंड वाई 4 लाख। ये इनका कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट 1/4 की डेट दी हुई है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को 5% मिलता है। अब हमेशा क्वेश्चन में भले ही बताया हुआ हो कि नहीं बताया हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी कैलकुलेट नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 72,000 एंड 50,000। ये इनकी ड्राइंग्स की वैल्यू है। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वाई एट 5,000 रुपीज पर मंथ वॉज 8 लाख। मतलब ये आपको नेट प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है, क्योंकि इसमें से कोई भी खर्चा जो है वो अभी तक माइनस नहीं किया है। ना इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया हुआ है, ना इसमें सैलरी जो है वो वाई की माइनस की हुई है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। चलो, ये नेट प्रॉफिट हो गया। फिर लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। अब ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी करवाया था मैंने। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट किसका, किस चीज का, किस अमाउंट का परसेंटेज निकाला जा रहा है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट ये है 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे से मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, ऑब्वियसली 80,000 रुपीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, ये इजी है। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। वैसे दोनों ही मेथड्स इजी हैं, पर आपको सिर्फ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अकाउंट्स पूरा शब्दों का खेल है। सिर्फ एक एक शब्द की वजह से पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। हाँ, अब बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट भी बनाना है, वो मैंने पहले से ही बना दिया। ठीक है, लाइव लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे इनके बैलेंसेस जो है वो कैपिटल अकाउंट पे मैं लिख देता हूँ, 5 लाख एंड 4 लाख।
कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंसेस 5 लाख एंड 4 लाख। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू या सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद इन दोनों ने ड्राइंग्स भी की है। ड्राइंग से 72,000 एंड 50,000 वो करंट अकाउंट में जाएगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि ड्राइंग्स है अगेंस्ट प्रॉफिट या सॉरी ड्राइंग्स है अगेंस्ट कैपिटल, प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग्स है अगेंस्ट कैपिटल, तो फिर वो मैं पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करता। पर कुछ भी नहीं बताया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट अकाउंट में टू ड्राइंग्स एंड 72,000 50,000 आपको अमाउंट दी, मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 5%, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी यहाँ पे डेबिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्स का कैपिटल यहाँ पे एंड वाई का कैपिटल। ठीक है, तो एक्स का जो कैपिटल है वो है स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल जो है एक्स का वो ये रहा 5 लाख। तो 5 लाख की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा 5%, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, इसका आंसर आ रहा है 25,000 रुपीज। चलो उसके बाद y की बारी। ठीक है, अब y का जो कैपिटल है वो है 4 लाख, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, तो 4 लाख का 5% साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, ये आ रहा है 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल 25,000 प्लस 20,000 45,000 आउटर कॉलम में जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इफेक्ट हो गए। इसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है, करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25,000, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000। उसके भी मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए। चलो ओके, हाँ, अब इसके बाद और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में सैलरी बची। ओके, वाई की सैलरी बची, तो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सैलरी ऑफ वाई। अब वाई की जो सैलरी है वो है 5,000 पर मंथ, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 5,000 पर मंथ की सैलरी है। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की सैलरी होगी 60,000। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 60,000 आउटर कॉलम। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। इसका दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम लोग करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सैलरी एंड बाय के कॉलम में मैं जाके लिखूंगा 60,000। ये भी हो गया। इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है, यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट बचेगा 8 लाख, मैं दोनों साइड पे लिखूंगा 8 लाख, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 8 लाख। 8 लाख में से जो डेबिट साइड का टोटल है, मतलब 60,000 45,000 ये अमाउंट्स है, वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो बच रहा है 6,15,000 ये है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट या सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये सम इजी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो अपना 10% प्रॉफिट का निकालना है वो आपको नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट बोला हुआ हो तो क्या होता है वो इसके बाद वाले समय सिखाऊंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो ओके। डिविजिबल प्रॉफिट एक्स और वाई 6,15,000 एंड इनका जो रेशियो है 6,15,000 को 7:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो जाएगा 6,15,000 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10, ये होता है 4,35,000। माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो दूसरे की अमाउंट, पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6,15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, तो ये होता है 1,84,500। ठीक है,
दोनों का टोटल 615 आना चाहिए। चलो आ रहा है। अब यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ डेबिट प्रॉफिट की अमाउंट, तो बाकी करंट अकाउंट में होगी क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, 4,30,500, फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और दूसरा है 1,84,500, 1,84,500। अब बैलेंस करना है, सिर्फ बैलेंस करने में कुछ इतना न्यू नहीं है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा ही होता है, तो ये 5,00,000 4,00,000 एंड वही 5,00,000 4,00,000 में डेबिट साइड पे लिखूंगा, एंड वही 5,00,000 4,00,000 बैलेंस में जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस CF। ओके, इसके बाद यहाँ पे बाउंड्री हटा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में किसी भी साइड का टोटल बड़ा आ सकता है, पर यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा है। तो 25,000 प्लस 4,30,500, ये 4,55,500 दोनों साइड पे। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल है 80,000 60 प्लस 20 80 प्लस 1,84,500, ये आ रहा है 2,64,500। अब इसमें से यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस CF, एंड 4,55,500 में से 72,000 माइनस कर देंगे, तो ये इसका बैलेंस आ गया। एंड 2,64,500 में से 50,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी 2,14,500 इसका बैलेंस आ गया। तो ये एक बेसिक सा सम था। इजी क्यों था? क्योंकि क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है नेट प्रॉफिट में से। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बाद वाले क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 24 का क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, थोड़ा क्वेश्चन में साइड में लेके आ रहा हूँ। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब सेम क्वेश्चन है, सेम, डिफरेंस कैलकुलेशन का है, इफेक्ट्स का नहीं, ठीक है। इफेक्ट्स जैसे होते हैं नॉर्मली वैसे ही होंगे, ओके। कैलकुलेशन का फर्क है, अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये एक्स एंड वाई जो है उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दिया हुआ है 7:3। ओके, देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 5,00,000 एंड 4,00,000 सब सेम है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट 5%, वो भी सेम है। ड्रॉइंग 7250 वो भी सेम है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी वाज 8,00,000, ये भी सही है। सिर्फ चेंज ये है कि लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। अब सबसे पहले तो मैं आपका भी टाइम बचाता हूँ, मेरा पर्सनल खुद का भी टाइम बचाता हूँ। मैं ये पूरा आंसर यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं पूरा आंसर जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, बार बार सेम ही टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। ये पूरा आंसर मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें से जो मेरे काम का नहीं है वो ऑब्वियसली मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हाँ, अब क्या क्या चेंज होगा? सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफर की एंट्री है ये यहाँ पे ऐसी रहेगी। डिविजिबल प्रॉफिट ऑब्वियसली चेंज होगा। बैलेंसेस वगैरह मिटा देता हूँ, इसको वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है कैपिटल अकाउंट पे। हाँ, यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंसेस चेंज होंगे, एंड क्योंकि प्रॉफिट चेंज होगा तो बैलेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज होगा।
ठीक है, अब बाकी सब कुछ सेम है, उसमें कुछ भी न्यू नहीं है, तो मैं वापस से रिपीट करके मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, 8 लाख आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी हमने कैलकुलेट कर दी, उसके दूसरे इफेक्ट्स भी हमने यहाँ पे कर दिए, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है उसका भी एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया। अब जो मेन पॉइंट मुझे आपको समझानी है वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये 8 लाख जो है प्रॉफिट का पैसा, वो मैं दोनों साइड पे लिखूंगा 8 लाख, वो 8 लाख यहाँ पे भी आएगा। हाँ, अब वो 8 लाख में से ये इंटरेस्ट ऑफ, ये कैलकुलेशन में साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब 8 लाख में से ये 60,000 में माइनस करूंगा, और ये 45,000 जो है वो भी मैं माइनस करूंगा। तो एट दिस मोमेंट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 6,95,000। ठीक है, एट दिस मोमेंट डिविजिबल प्रॉफिट है 6,95,000। आप पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो जनरल रिजर्व हमने पहले कैलकुलेट किया था, फिर हमने डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है 6,95,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व का पैसा है 10% वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, दिस डिविजिबल प्रॉफिट includes amount of जनरल रिजर्व, या और ज्यादा अच्छी तरह से लिखूं तो दिस डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड्स 10% जनरल रिजर्व, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इस 6,95,000 में 10% जनरल रिजर्व इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर आप सपोज करो, ठीक है, सपोज दी डिविजिबल प्रॉफिट इज 100%, मैंने सपोज किया कि डिविजिबल प्रॉफिट है 100%, तो जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैं करूंगा फिर ऐड जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की अमाउंट है 10%। ठीक है, तो टोटल जो है ये जो अमाउंट आपको हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की वो कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की 6,95,000 वो हो जाएगी 110%, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसको हमने सपोज किया 100%। अब उसमें ये 10% जो अमाउंट है जनरल रिजर्व की वो इंक्लूडेड है। तो ये जो 6,95,000 रुपीज है ये 110% है। ओके, तो अब मेरे को फाइंड करना है कि 10% कितना, जनरल रिजर्व कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ 110% is equals to rupees 6,95,000, then 10% equals to कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 6,95,000 डिवाइड बाय 110, तो इसका आंसर ये आ रहा है। तो मैं देख लूँ एक बार, तो मेरी मिस्टेक तो नहीं है। 10 मल्टीप्लाई बाय 6,95,000 डिवाइड बाय 110, तो ये इसका आंसर है 63182। सही बात है, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है। अब मैं ये कैलकुलेशन जो है वो गलत कर रहा था, तो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन को मैं गलत कर रहा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% है। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है, मैं ऐसे ही इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है 6,95,000, तो डायरेक्टली हम उसका ही 10% निकाल देंगे। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, यह आया 6,95,000 रुपीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ मैं लिखूंगा 10% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिविजिबल प्रॉफिट 6,95,000, तो ये आएगा ₹69500। ठीक है, इजी हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 69500, मैं इसको कमीशन वाली पॉइंट जैसे ही समझ रहा था,
इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, पर ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इस पे हमको अलग से 110 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 69500। अब जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था 69500, उसमें से ये 69500 माइनस कर देंगे जनरल रिजर्व का पैसा, तो एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट आ गया इतना। अब इसको, ये अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 625,500 मल्टीप्लाई बाय 7/10 एंड 62500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ठीक है। तो बस ये इसमें चेंज होता है। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन कर दी थी, ये 8 लाख पे मैंने 10% निकाल दिया था। और इस क्वेश्चन में जहां पे आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, उसका 10% निकाला, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट का पैसा है 437850, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 437850, एंड दूसरी जो अमाउंट है वो है 187650, 187650। अब इसका भी बैलेंसेस निकाल लेते हैं। एनुअली करना पड़ेगा 25,000 प्लस 437850, एंड यहाँ पे 20,000 प्लस 60,000 प्लस 187650। ये बैलेंसेस हम करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट। अब 762,850 में से 72,000 माइनस कर देंगे, एंड यहाँ पे 267,650 में से 50,000 माइनस कर देंगे, तो ये इसके बैलेंसेस आ गए। बाकी कैलकुलेशन में चेंज नहीं, बाकी सारे इफेक्ट सेम है, सिर्फ जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 25 हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये टॉपिक है हमारा। इसके बाद ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपके टेक्स्ट बुक में प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। मैं भी प्रोडक्ट मेथड यूज करता हूं, पर मेरा प्रोडक्ट मेथड यूज करने का तरीका अलग है। जो आपकी टेक्स्ट बुक वाला मेथड है मैं वो भी सिखाऊंगा, पर क्योंकि अभी आपकी टर्म 1 की जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ऑब्वियसली हमें जो मेथड्स हैं वो नहीं शो करनी है, कैलकुलेशन नहीं शो करनी है। आपके जो बोर्ड है, आपका जो बोर्ड है उससे आंसर से मतलब है, ए बी सी या डी, आंसर टिक करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो तरीके, ठीक है, एक तरीके से सिचुएशंस है, ठीक है। सिचुएशन 1, व्हेन ड्राइंग्स इज मेड इन लंप सम अमाउंट, मतलब आपने ड्राइंग्स जो है, पार्टनर ने जो ड्राइंग्स है वो एक ही बार में पूरी ड्राइंग्स कर ली। सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि पार्टनर एक्स withdrew ₹50,000 on 1/7/2017, ठीक है, मतलब पूरा 50,000 उसने 1/7/17 को निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस पे आपको 50,000 पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, और 1/7 को इसने ड्राइंग्स की है तो 1 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है। टोटल 9 महीने पे ये इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। तो 50,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 3750 रुपीज।
₹3750 इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सिचुएशन 1 है और बहुत सिंपल सिचुएशन। सिचुएशन 2 जो है, रियल क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशन 2 में होते हैं। ठीक है, व्हेन ड्राइंग्स इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जब ड्राइंग्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती है। ओके, सपोज करो पार्टनर जो है वो एक साथ पूरे पूरे के पूरे पैसे विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, पर जो पार्टनर है उसने ड्राइंग्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में की है। अब वो इंस्टॉलमेंट का पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर जो है वो इंस्टॉलमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ कर सकता है। ठीक है, पार्टनर जो है एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ कर सकता है, मतलब पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर लेता है। ठीक है, या जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर सकता है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, या पार्टनर ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। वो भी यहाँ पे केसेस हैं ये सारे। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ भी जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स कर सकता है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि जो पार्टनर है वो, मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। पार्टनर ऐसे भी कर सकता है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच टू मंथ, मतलब हर 2 महीने के स्टार्टिंग में। ठीक है, हर 2 महीने के स्टार्टिंग में पार्टनर जो है वो पैसा विड्रॉ करता है। ये मिस्टेक है मेरी, मैं सुधार देता हूँ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। ओके, फिर ये हो जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ ईच 2 मंथ्स, एंड फिर ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईच 2 मंथ्स, एंड फिर ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईच एट द मिडल ऑफ ईच 2 मंथ्स। ठीक है, मतलब पार्टनर जो है वो हर 2 महीने के मिडल में पैसे विड्रॉ करता है। ओके, उसी तरीके से एट द स्टार्ट, एट द एंड, एट द मिडल, ये 3 मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो बनते हैं। अब हर एक केस की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। वैसे आपकी प्रोडक्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, पर पहले मैं मेरी ट्रिक से आपको ये ड्राइंग्स इंस्टॉलमेंट पे जब की हुई होती है तो कैसे करते हैं पहले मैं वो आपको सिखाऊंगा। इसका एक रूल है सबसे बेसिक, जो मेरी अगर आप ट्रिक यूज करोगे, ओके, तो इसका एक बेसिक सा रूल आप याद रखना। ठीक है, जब आप मेरी ट्रिक यूज करोगे तब यही रूल से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, रूल ये है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is when drawings is made in installments, then interest on drawing is calculated on a installment and not on the full amount of drawings। ठीक है, जब आप मेरी ट्रिक से कैलकुलेशन करोगे तब आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि ड्राइंग्स जब इंस्टॉलमेंट में होती है तो एक इंस्टॉलमेंट पे, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का कैलकुलेट होता है। फुल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फिर हमारे कोई काम की नहीं। ठीक है, तो ये जो सेकंड मेथड है, जो सिचुएशन 2 है, एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो मतलब समझ लो कि किस्मत अच्छी आपकी, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। पर जहां तक मैं जानता हूँ सीबीएसई को, वहां तक वो सिचुएशन 2 के सम्स आपको देंगे, सिचुएशन 1 नहीं देंगे। तो ये मेथड जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में ड्राइंग्स जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं कैलकुलेट।